आपके जैसा डांस करने में हमें पता नहीं कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। दिव्या, 1 मिनट, फोन आ रहा है। हेलो, या जी, मैं आता हूँ अभी। जी जी, थोड़ी देर में आता हूँ, 1 घंटे। दिव्या, वो मुझे आपको जाना होगा ना, 1 साल से ज्यादा हो गया है हमारी शादी को। अब तो आपके एक्सप्रेशन देखकर ही समझ जाते हैं कि आप क्या कहने वाले। दिव्या, तुम तो जानती हो ना, नई कॉल सेंटर कंपनी शुरू की है। अब अपनी कंपनी है तो जिम्मेदारी भी ज्यादा होगी और ज्यादा टाइम भी देना होगा। 1 आध साल और लगेगा सब कुछ सेट होने में, यही ना? वेरी स्मार्ट। जाना पड़ेगा। बाय। टेक केयर। जी। हाँ हैंडसम, चले। नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में आपका स्वागत करती हूँ। धोखा एक ऐसी बला है जो पहले रिश्ते को खोखला करती है, फिर उसे खत्म। शादी के बाद जब पति या पत्नी कोई भी अपने पवित्र रिश्ते के बजाय धोखे से रिश्ता निभाता है तो साजिशें आकार लेती है। अमूमन कोई भी पति पत्नी जब भरोसे के साथ खिलवाड़ करते हैं तो उसके पीछे बाहरी प्यार शामिल होता है। लेकिन आज यूपी फाइट्स बैक में हम आपको नोएडा की एक ऐसी साजिश दिखाएंगे जिसमें गुनाह की वजह इतनी हैरत अंगेज थी कि आप भी उससे वाकिफ होकर यकीनन हैरान रह जाएंगे। नोएडा में अपनी मां के साथ रहने वाला राजीव एक शादीशुदा शख्स था जो नाइट ड्यूटी के नाम पर गैर औरतों के साथ रात गुजार रहा था। खास बात तो ये है कि ये सिलसिला नया नहीं था। अंधेरा होते ही अपनी बीवी को अंधेरे में रखने के लिए राजीव झूठ बोलने लगता। पर इसके पीछे की क्या वजह थी? राजीव और दिव्या को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि उनके बीच प्यार नहीं। फिर दूसरी औरत की दहलीज पर दस्तक देने की क्या वजह थी? आखिर रात के अंधेरे में कौन सी ड्यूटी कर रहा था राजीव? अरे देखो, मैं यहाँ हूँ। दिव्या, 1 मिनट यहीं रुकना, मैं एटीएम से कुछ पैसे लेके आया। हाय रॉकी, कैसे हो? रॉकी? मैम, ये रॉकी नहीं, हमारे राजीव हैं। हाँ जी, मैं कोई रॉकी नहीं हूँ, मैं राजीव हूँ। वही शक्ल, वही आवाज, बिल्कुल रॉकी जैसी है। नहीं, तो रॉकी हूँ। दिव्या, ये रॉकी हो गई, छोड़ो, चलो यहाँ से किसी और एटीएम में चलते हैं। आप अपनी आंखें चेक करा लीजिए। बाय रॉकी। दिव्या का पति राजीव दोहरी जिंदगी जी रहा था और इससे दिव्या बिल्कुल अनजान थी। बहुत भरोसा करती थी वो अपने पति पर। पर जब उसका सच दिव्या के सामने आएगा तो क्या बीतेगी उस पर? और इस सच के सामने आने के बाद इन दोनों के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा? और क्या ये सच जिसे दिव्या इतने हल्के में ले रही थी उसकी जिंदगी पर भारी पड़ने वाला था? पता है, हमें रास्ते में एक औरत मिली, वो तो राजीव के पीछे ही पड़ गई। कह रही थी कि तुम रॉकी हो। दीदी जरा संभाल के। जीजू वैसे काफी हैंडसम है, सच में उन्हें कोई अपना रॉकी ना बना ले। दीदी पता नहीं आपको क्या हो गया आजकल, जरा सी बात पे आप इतनी टेंशन क्यों ले लेते हो? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी तो पूरा दिन हो जाता है किसी से बात तक नहीं कर पाती। इतना लो फील करती हूँ कि
डिप्रेशन के कारण समझ में नहीं आता कि क्या करूं। दिव्या, हाँ मेरी शर्ट निकालना जरा। हाँ आई। अच्छा सुन, तेरे जीजू को कपड़े देने हैं, तुझसे बाद में बात करूं? ओके दीदी, बाय। मैं लेकर आई। आज रात आप मत जाइए ना। दिव्या, बस मुझे तुम 1 साल दे दो, जस्ट 1 ईयर। एक बार अपना काम जमा लो, फिर मेरा पूरा का पूरा टाइम सिर्फ तुम्हारा। ओके? मॉर्निंग मॉम। अरे आप मॉर्निंग। ये क्यों आपको? ये चोट कैसे लगी? ये वो क्या? दिखाना जरा, कितनी गहरी चोट लगी है। पर आपको ये चोट लगी कैसे? दिव्या, कुछ नहीं, वो ऑफिस में थोड़ा पानी गिरा हुआ था, स्लिप हो गया और लग गई। कहीं ऑटो नहीं लगी ना? हाथ दिखाइए अपना। हाँ, और कहीं नहीं लगी है, आई एम फाइन। पर ऐसे कैसे हो सकता है? आप स्लिप हुए और सिर्फ चेहरे पर ही लगी? तू भी ना इसके घाव पे बर्फ लगाने की जगह ये फालतू की बात लेकर बैठ गई। क्या जाके बर्फ लेकर आ। हाँ हाँ हाँ, मैं लेकर आती हूँ। और बेटा ध्यान रखा कर। हाँ जी। दिव्या, मैं अभी घर आ रहा हूँ, तैयार है ना? कोई फिल्म देखने चलेंगे। ओके ओके। बाय। ये भी ना अपना लैपटॉप खुला ही छोड़ गए। चलो मैं भी थोड़ा नेट सर्फिंग कर लेती हूँ। अरे ये देख, सेक्टर 18 में लुटेरों का भांडाफोड़ और 6 गिरफ्तार। आजकल में नोएडा पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। अरे ये कौन है? ये तो 7वें माले की दिव्या जी हैं। वॉचमैन को बुलाओ। जी सर। वॉचमैन, चलो साहब बुला रहे। सलाम साहब। सलाम साहब। जब ये हादसा हुआ तुम दोनों ड्यूटी पे थे? जी हाँ साहब। कौन से माले से गिरी थी मैडम? सर वो 7वें माले से कूदी थी सर। अच्छा, तुमने इनको कूदते हुए देखा था? नहीं सर। तो फिर तुम्हें कैसे पता कि ये खुद ही कूद गई? ये भी तो हो सकता है कि इनको किसी ने धक्का मारा। दिव्या की मौत ने कई सवाल खड़े किए थे। क्यों हुआ ये हादसा? क्या ये हत्या थी या आत्महत्या? अगर आत्महत्या थी तो दिव्या ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या उससे अपने पति की दोहरी जिंदगी का पता चल चुका था और उससे राजीव की बेवफाई बर्दाश्त नहीं हुई, या फिर ये एक हत्या थी? और अगर हत्या थी तो उसकी सही वजह क्या थी? इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इंस्पेक्टर उमेश ने दिव्या के घर वालों से पूछताछ शुरू की। दिव्या शादी के 5-6 महीनों के बाद से ही काफी डिप्रेस लग रही थी। उसका डॉक्टर रायबारा के यहाँ इलाज भी चल रहा था। ये उसकी फाइल है। आप लोग दिव्या के माता पिता हैं? जी सर। देखिए, आप लोग बिल्कुल मत डरिए। अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो मुझे साफ साफ बताइए। कोई दहेज वहेज का टेंशन तो नहीं था? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। सर, दीदी हमेशा जीजू की बहुत तारीफ करती थी। अच्छा, ये डिप्रेशन वाली बात आप लोगों को कब मालूम पड़ी? सर, दी ने मुझे कई बार फोन पे डिप्रेशन वाली बात कही थी। शादी के बाद जीजू के बिजी होने की वजह से दीदी बहुत अकेली पड़ गई थी। सिंह साहब, इस नंबर पे डॉक्टर रायबरा को फोन करो और उनको पुलिस थाने आने को बोलिए। अगर कुछ पूछें तो बोलिएगा कि कुछ जरूरी पूछताछ करें। ओके सर। देखिए, अब
ऐसे केसेस में भी हमें जांच पड़ताल तो करनी ही पड़ती है। जी सर। फिलहाल मैं सुसाइड का केस रजिस्टर कर लेता हूँ। पोस्टमार्टम के बाद आप लोगों को लाश मिल जाएगी। उसके बाद आप इनका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। सर, डॉक्टर आइब्रा आज 2 बजे पुलिस स्टेशन आ रहे हैं। दिव्या का ट्रीटमेंट मेरी क्लिनिक में ही चल रहा था, लेकिन इलाज के बावजूद पिछले 1 महीने से वो कुछ ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। डॉक्टर साहब, तो क्या ऐसी हालत में वो लड़की सुसाइड भी कर सकती है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, ऐसे हालात में अक्सर इंसान की जीने की इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है और कभी कभी ऐसा पल आता है जब मरीज सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठाने के बारे में सोच लेता है। वैसे डॉक्टर साहब, अभी तक आपके कितने पेशेंट ने सुसाइड कर लिया है? जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी तक आपके कितने पेशेंट ने आत्महत्या कर ली? इंस्पेक्टर, ये मेरी लाइफ का ऐसा पहला केस है, समझे? डॉक्टर साहब, आप तो बुरा मान रहे। देखिए, जैसे आपका काम है मरीजों की जांच करके उनका इलाज करना, बस वैसा ही कुछ हमारा काम है। पहले हम जांच करते हैं, फिर अपराधी को पकड़ के उसका अच्छी तरह से इलाज करते हैं। खैर, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। फिलहाल आप जा सकते हैं। ओके, थैंक यू। सर, दिव्या मनचंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। क्या लिखा है? सर, दिव्या की मौत सर के पिछले हिस्से में गहरी चोट लगने से हुई है। सिंह साहब, इसका मतलब दिव्या के सर के पीछे चोट 7वें माले से गिरने से ही लगी हो। जी सर, उसे डिप्रेशन की बीमारी भी थी। फिर तो सिंह साहब केस ही क्लियर हो गया, पूरी तरह सुसाइड का केस है। ठीक है, एक काम कीजिए, सारी कागजी कार्रवाई पूरी करके दिव्या सुसाइड केस का फाइल बंद कर दीजिए। ओके सर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पुलिस को दिव्या की मौत के पीछे कोई साजिश नजर नहीं आई, इसीलिए दिव्या के डिप्रेशन को ही उसकी मौत की वजह मानी गई। पर क्या यही सही वजह थी? कहीं ऐसा तो नहीं था कि दिव्या को राजीव का सच पता चल गया था और इसीलिए वो इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो गई थी? पुलिस और दिव्या के घर वालों को किसी पर शक भी नहीं हो रहा था, पर 1 महीने बाद जब दिव्या की बहन सौम्या जीजू के घर रहने आई, तब वो ये नहीं जानती थी कि किस खतरनाक सच से उसका सामना होने वाला था। जी नमस्ते। नमस्ते। आप लोग ऐसे अचानक? अगर आप बता देते कि आप कौन सी ट्रेन से और कब आ रहे हैं तो किसी को स्टेशन भेज देते ना आपको लेने के लिए। आइए, आओ बेटा। सौम्या का एडमिशन इसी शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज में हो चुका है, लेकिन हॉस्टल के लिए अभी 2 महीने बाकी है, तो हमने सोचा। अरे, अपना घर होते हुए सौम्या हॉस्टल में क्यों रहेगी? ये घर भी सौम्या का ही है ना? सौम्या, तुम ऐसा करो, अंदर के रूम में अपना सामान शिफ्ट कर लो। थैंक्स जीजू। अभी थैंक्स बोला, ठीक है, लेकिन आज के बाद नो थैंक्स। ओके? हाय सौम्या। अरे जीजू, आप? पूरा 1 हफ्ता हुआ है तुम्हें यहाँ। कंफर्टेबल हो ना? सब ठीक है ना? हाँ जीजू। अच्छा सौम्या, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो फोन कर ले। बेटा, मुझे भी जरा सेक्टर 12 में छोड़ दो ना। मेरी मौसी सुनीता है ना, उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो सोच रही हूँ 2-4 दिन वहीं रह लूं। ठीक है माँ। सौम्या, तुम भी माँ के साथ क्यों नहीं चली जाती? नहीं जीजू, आप लोग चले जाइए, वैसे भी आप रात को आने वाले हैं ना। ठीक है, बाय। चलिए। अरे हेलो हेलो, फोन स्विच ऑफ। चार्जर का रख दिया मैंने।
दीदी की फाइल। पच्चीस अगस्त 2011 से अगर दीदी की ट्रीटमेंट शुरू हुई थी, उसके बाद दीदी एक बार हमसे मिलने भी आई थी, तभी तो कुछ नहीं लगा, कुछ कहा भी नहीं। एड्रेस तो यही है, पर यहाँ पर तो किराने की दुकान है। सुनो बेटा, दिखाओ बेटा एड्रेस क्या है। हाँ, ये डॉक्टर साहब पहले यहीं रहते थे, अब इन्होंने क्लिनिक शिफ्ट कर ली है, सेक्टर नंबर 24 में चले गए हैं। थैंक यू सो मच। अब एक्सक्यूज मी। यस। मुझे डॉक्टर आइब्रा से मिलना है। ओके, आपकी अपॉइंटमेंट है? जी नहीं, पर मैं उनकी एक पेशेंट दिव्या मनचंदा की छोटी बहन हूँ और ये उनकी फाइल है। मुझे अर्जेंटली उनसे मिलना है, प्लीज। वन सेकेंड। सर, आपकी पेशेंट दिव्या मनचंदा की सिस्टर आपसे मिलने आई है। ओके सर, आप 10 मिनट बैठिए। लीजिए। डॉक्टर, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आखिर मेरी बहन के साथ हुआ क्या था। दिव्या को काफी समय से डिप्रेशन की शिकायत थी। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। देखिए, शादी के पहले उसकी बीमारी खुलकर सामने नहीं आई, क्योंकि उस वक्त उसका डिप्रेशन, उसका अकेलापन दूर करने के लिए आप लोग हमेशा उसके आसपास रहते थे। लेकिन शादी के बाद राजीव उसे अपना ज्यादा समय नहीं दे पाता था, और यही वजह है कि उसका डिप्रेशन काफी बढ़ गया। अरे जीजू, ये क्या हो गया? कुछ नहीं सौम्या, बस थोड़ा सा कट गया है। आप अंदर आइए। जीजू, ये दवाइयाँ कैसे? अरे ये तो दिव्या की डिप्रेशन दूर करने वाली दवाई है। यहाँ कैसे? पर ये ऐसे खुली क्यों पड़ी हुई है? हाँ सौम्या, मैं भी हैरान हूं, क्योंकि मैंने खुद कई बार दिव्या को अपने हाथों से दवाइयां दी, लेकिन इसका मतलब दिव्या ने ये गोलियां कभी ली नहीं। मैंने उसे दी और उसने इस बॉक्स में रख दी। इसीलिए उनकी प्रॉब्लम ठीक होने के बजाय और बढ़ गई। डॉक्टर ने दी को यही दवाई दी थी, सेरोटोनिन। ये दवाई तो बिल्कुल भी अलग है, कलर, शेप, सब कुछ अलग है। लेकिन चीचू में जो, वो तो सफेद थी। दिव्या की मौत पर पड़ा रहस्य का पर्दा सौम्या के शक से सरकने लगा था।
हाँ, इस बात में कोई शक नहीं था कि दिव्या डिप्रेशन का शिकार थी, पर एक सवाल जो इत्तेफाकन सौम्या की तहकीकात से उभरने लगा था वो ये था कि क्यों राजीव अपनी पत्नी दिव्या को वो सारी दवाइयां दे रहा था जिसका ताल्लुक डॉक्टर की प्रिस्क्राइब दवाइयों से बिल्कुल भी नहीं था। ये सवाल बेहद चौंकाने वाला था, पर जब इस सवाल का जवाब सौम्या के सामने आया तो उसके होश उड़ गए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये दवाइयाँ आप किस बीमारी के लिए यूज करते हैं? ये मामूली सर दर्द की दवाई है। ये तो दिव्या की डिप्रेशन दूर करने वाली दवाई है, क्योंकि मैं खुद कई बार दिव्या को अपने हाथों से दवाइयाँ दी। ये मामूली सर दर्द की दवाई है। सौम्या, तुम्हारी माँ का फोन है, कह रही है कि तुम्हारा मोबाइल लग नहीं रहा था इसलिए मेरे मोबाइल पे किया। थैंक यू। हेलो। अरे तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा है? हाँ, वो मेरी फोन की बैटरी चली गई थी। तो ठीक तो है ना? हेलो हेलो। हेलो। हाय रॉकी। सॉरी, रॉन्ग नंबर। हमें रास्ते में एक औरत मिली, कह रही थी कि तुम रॉकी हो। हेलो, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। जीजू, एक फोन आया था, मम्मी का फोन समझ के मैंने उठा लिया। एक लेडी थी, किसी रॉकी के बारे में पूछ रही थी। तो तुमने क्या कहा? मैंने रॉन्ग नंबर बोल के कट कर दिया। ठीक ही किया ना, रॉन्ग नंबर है तो रॉन्ग नंबर ही कहोगी। मैं रॉकी थोड़ी ना। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। सौम्या का शक अब अपने जीजा राजीव पर गहरा होता जा रहा था। बेशक वो कारण ठोस नहीं थे जिसके आधार पर राजीव को दिव्या की मौत का जिम्मेदार ठहराया जा सकता था, पर एक बात तय थी कि राजीव सौम्या से जरूर कुछ छुपा रहा था, और इसी धुंधले सच को सामने लाने की खातिर सौम्या सीधे पुलिस के पास जा पहुंची। सर, हमें लग रहा है कि जीजू कुछ छुपा रहे हैं। सर, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। पहले वो दवाई का झूठ, और अब ये रॉकी का। सर, राजीव ने जिस कॉल सेंटर कंपनी के बारे में बताया था, ऐसी कंपनी तो है, पर राजीव का उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। सर, मुझे शक हो रहा है कि दीदी की मौत के पीछे कुछ और ही वजह है। देखिए सौम्या जी, आपने अभी तक हमें जो भी बातें बताई हैं, उसे हम सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, क्योंकि उससे हम राजीव को फ्रॉड के अलावा और कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। पर सर, ये... सिंह साहब, वो कॉल सेंटर का नंबर ट्रेस कीजिए और पता कीजिए कहाँ का है। ओके सर। देखिए सौम्या जी, एक उपाय है। अगर हमें राजीव की असलियत सामने लानी है तो हमें सबूत जुटाने पड़ेंगे। सबूत जुटाने और आखिर राजीव पुलिस से क्या छिपा रहा है, ये जानने के लिए आपको हमारी मदद करनी होगी। मैं अपनी दीदी की मौत के इंसाफ के लिए आपकी मदद जरूर करूंगी। डॉक्टर आयब्रा, आज 12 बजे आपसे मिलने हमारे एक दोस्त आएंगे। हमारी तरफ उनकी भी हेल्प कर दीजिएगा। पैसे की डील अपने हिसाब से कर लीजिएगा।
राजीव को आप कब से जानते हैं? बरसों पहले हम पड़ोसी थे। पैसों के बारे में कुछ बताया राजीव ने? नहीं, उसने बोला कि डायरेक्ट आपसे जाके बात कर लो। वैसे लेते कितना है आप? अभी अभी राजीव की वाइफ का केस हुआ है, इसलिए अभी तो मैं आपको नकली रिपोर्ट्स और प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। 10 लाख रुपए मिलेंगे फिर भी नहीं? एक लाख रुपए एडवांस दीजिए। कल तक मैं रिपोर्ट तैयार कर दूंगा। थैंक यू। हेलो, हाँ सर, आ जाइए। आइए सर। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? हेलो डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? लेकिन बात क्या है? आप यहाँ? अभी मालूम पड़ जाएगा। सिंह साहब, भाई हमारे डॉक्टर साहब को जो आपने पैसे दिए थे, जरा चेक कीजिए कहाँ रखे हैं इन्होंने। कौन सा पैसे? देखिए कोई पैसे नहीं। अरे हमें किसी कोई देखिए सर, एक मिनट आपसे नहीं खोल सकते। पुलिस को अपना काम करने दीजिए। इसका मतलब आप राजीव के नहीं, पुलिस के आदमी है? सही पहचाना आपने। कभी कभी आप जैसे डॉक्टर्स के भेष में छुपे अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस को भी ऐसा करना पड़ता है। ले चलो इनको। प्लीज प्लीज सर, सुनिए सर, प्लीज सर, बात तो सुनिए सर, प्लीज। अरे सुनिए सर, प्लीज सर, अरे सुनिए प्लीज सर, बात तो सुनिए सर। चल बता। हाँ तो डॉक्टर साहब, अब आप जैसे शरीफ लोगों के लिए तो मेरा एक थप्पड़ ही काफी है, लेकिन फिलहाल मैं आपको वो भी नहीं मारना चाहता। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम फटाफट बक दो कि तुमने दिव्या की नकली मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों बनाई और कब बनाई। दिव्या की रिपोर्ट मैंने दिव्या की मौत के एक दिन पहले बनाई थी, लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था कि राजीव उसकी मौत को सुसाइड साबित करने वाला है। तो आपको क्या लगा कि राजीव आपसे जालसाजी करा के ये भलाई का काम करने वाला? सर, मुझे इतना तो पता था कि वो कोई ना कोई गलत काम जरूर करने वाला है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था सर। जब मुझे उसकी पत्नी की मौत की न्यूज़ मिली तो मैंने अपना क्लिनिक शिफ्ट कर लिया, क्योंकि सर मैं किसी मुसीबत में फंसना नहीं चाहता था सर। लेकिन अभी तो आप बहुत बुरे फंस गए डॉक्टर साहब। उस सौम्या के कारण वो मेरे नए पते पर भी आ गए। मैंने राजीव को फोन करके उसके आने की बात बता दी थी। सर, आपकी पेशेंट दिव्या मनचंदा की सिस्टर आपसे मिलने आई है। हाँ ठीक है, 10 मिनट बाद भेजना उसे। अब राजीव, दिव्या की बहन आई हुई है यहाँ पर। राजीव ने दवाइयाँ दिखा के सौम्या के मन में शक पैदा होने से पहले उसे दूर कर दिया। उसके बाद क्या किया राजीव? उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता सर। अच्छा, राजीव को तुमसे किसने मिलवाया था? वो सीमा नाम की एक लेडी लेकर आई थी सर। सिंह साहब। जी सर। ये हमारे शरीफ डॉक्टर साहब के फोन से राजीव और वो क्या नाम है मैडम का, सीमा मैडम का नंबर निकालो और उन दोनों के फोन को रिकॉर्ड पे डालो। ओके सर। और सौम्या, मेरे ख्याल से आपका राजीव के घर में रहना खतरनाक होगा, क्योंकि अगर उसे जरा सा भी एहसास हो गया कि आपको उस पर शक है, एक बार किसी को मारने वाला इंसान कुछ भी कर सकता है। लेकिन सर, अगर मैं अचानक घर से चली गई तो शक होने के चांसेस ज्यादा हैं। जीजू संभल जाएंगे और वो भागने की भी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, आप वहीं पे रहो, लेकिन हाँ, मेरे नंबर को हमेशा स्पीड डायल पे रखना और जैसे किसी खतरे का एहसास हो मुझे फौरन फोन करना। सौम्या, सौम्या, आजकल बड़ी देरी से आने लगी हो तुम। हाँ जीजू, वो
अब कॉलेज में ना प्रैक्टिकल्स के एक्स्ट्रा क्लासेस चालू हैं, इसीलिए। अच्छा ठीक है, तुम फ्रेशन अप हो जाओ, साथ में खाना खाते। जाओ। जीजू क्या हुआ? सौम्या, वो कुछ भी नहीं। कहाँ गया वो? बस तुम्हें पूछना था कि ये पिछले 3 दिनों में 12 बार इंस्पेक्टर उमेश को फोन क्यों किया? देख देख, बोलना। जीजू, मेरी क्लास में एक लड़का है, मुझे बहुत तंग करता है, इसीलिए मैंने इंस्पेक्टर को फोन किया। तू ऐसे नहीं मानने वाली, तेरा कुछ करना पड़ेगा। जीजू, माँ, इस पे नजर रखना। ये यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। राजीव के व्यवहार में अचानक से आया ये बदलाव ये साबित करने के लिए काफी था कि सौम्या का शक गलत नहीं था। जैसे ही राजीव को लगा कि सौम्या और कानून की जुगलबंदी अब उस पर शिकंजा कसने लगी है, तो उसने अपना असली रूप दिखा ली। इधर पुलिस की जांच भी अब पूरी तरह से राजीव पर फोकस थी और उसकी हर हरकत पर कानून की पैनी नजर थी। हेलो सीमा, लगता है पुलिस को हम पे शक हो गया। क्या बक रहे हो? हाँ सीमा, और ये सब कुछ उस सौम्या के कारण हुआ है, और हो सकता है कि पुलिस मेरा फोन भी टैप कर रही है। ये क्या नया बखेड़ा खड़ा कर दिया? तुम्हारी रोज वाली ग्राहक का फोन आया था, बुलाया है तुम्हें आज रात को। नहीं सीमा, कुछ और दिन तक मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, समझो बात। तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हें एक रात के 35,000 रुपए देती है और तुम मना कर रहे हो? देखो, मैं उसको मना नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसे एक बार मना कर दिया तो वो हाथ से निकल जाएगी। तुम कैसे भी करके वहाँ आधे घंटे में पहुँचो। ठीक है सीमा, मैं पहुँच जाऊंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ बोलो। अपने 2 आदमियों को मेरे घर भेजना और उनको बोलो कि जिंदा या मुर्दा सौम्या को वहां से उठवाए और किसी ऐसी जगह जाकर फेंकें जहां पुलिस को भी उसकी लाश नहीं मिलनी चाहिए, याद रहे। और हाँ, एक और बात, सीमा, आज रात की मेरी टिकट करवाना इंडिया से बाहर की। वो भी हो जाएगा। ओके? सुन साहब, आप एक काम करो, अपनी एक टीम लेके फौरन सौम्या घर पहुंचो, और एक याद रहे, सौम्या को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओके सर। और हम जाते हैं उस राजीव की जन्म कुंडली निकालने। भाई साहब, किससे मिलना है? भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। लीजिए, आ गए। कपड़े उतारो ना। क्या बात है, आज इतनी जल्दी है? पुलिस? सीमा, सॉरी राजीव, पुलिस को हमारे काम के बारे में सब पता चल गया है। चलो मिस्टर प्लेबॉय, तुम्हारी खातिरदारी पुलिस थाने में होगी। चल। मैं नहीं मारा दिव्या को, क्योंकि
क्योंकि उसे मेरे काम के बारे में सब पता चल गया था। रॉकी? ये राजीव ने अपना नाम रॉकी क्यों लिखा है? उसे पता चल गया था कि मैं पैसों के लिए औरतों को खुश करता हूं। हम दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। दिव्या बहुत नाराज हुई मुझ पर। दिव्या देखो, समझने की कोशिश करो। मैं घिन आ रही है मुझे आपसे। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मत हमें ये काम करते हैं आप। आपने मुझे और मेरे पूरे परिवार को धोखा दिया। कॉल सेंटर का बिजनेस है, कॉल सेंटर के नाम पे आप ये सब कर रहे हैं। मेरी बात तो सुन। देखो क्या था कि प्लीज रो मत। आपके जैसे आदमी के साथ हम एक पल नहीं रह सकते। मेरी बात तो सुन लो। देखो क्या हुआ था। देख लेना, पूरी दुनिया को हम आपकी सच्चाई बता देंगे, ताकि फिर किसी और लड़की को और उसके परिवार को बेवकूफ ना बना सके। देख लेना। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सब? माज, पता है आपकी बेटी क्या करती है? कि दूसरी लड़कियों के साथ होकर उनसे पैसे लेते हैं। ये काम करते हैं आपके बेटे। तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। पूरी दुनिया को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी, तब कोई और लड़की हमारे झांसे में ना आ सके। चुप कर। चुप। बकवास की जा रही, कब से बोल रहा हूँ। चुप। और फिर तूने अपनी माँ को समझा बुझा लिया और दिव्या के घर वालों और पुलिस को झांसा देने के लिए तूने उस डॉक्टर आयब्रा से दिव्या की नकली मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया, ताकि डिप्रेशन का बहाना करके उसकी मौत को सुसाइड साबित कर सके। तूने एक दिन उसको कमरे में हाथ पैर बांध के रखा, उसके बाद उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया। लेकिन तू ये भूल गया कि गलत रास्ते पे चलने का अंजाम भी हमेशा गलत ही होता है। राजीव ने एक ऐसा पेशा चुना जिसमें आसानी से ज्यादा पैसे मिल सके। उसने अपनी बीवी की भावनाओं तक की परवाह नहीं की, अपनी ससुराल वालों को हमेशा झांसे में रखा, यहाँ तक कि दिव्या की हत्या कर दी। पर आखिर में वो अपने ही कर्मों के जाल में फंस गया। राजीव को दिव्या की हत्या करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस साजिश में उसका साथ देने के लिए राजीव की मां को धारा 120B के तहत 4 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही सीमा को धारा 120B और वैश्यवृत्ति का कारोबार चलाने के लिए द इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई। इसमें कोई शक नहीं कि पति पत्नी के रिश्ते में भरोसे की सबसे ज्यादा दरकार है। पर भरोसे का मतलब ये भी नहीं कि विश्वास में बहकर आप अपनी आंखें मूंद लें। दिव्या को अपने पति पर अटूट भरोसा था, लेकिन राजीव ने इसी भरोसे को अपना हथियार बनाया। राजीव लगातार दिव्या की बेखबरी का फायदा उठाता गया और दिव्या ने कभी भी सख्ती से उसकी उन हरकतों पर सवाल खड़ा नहीं किया जिस पर उसे मुखर होना चाहिए था। मसलन रोज रात को उसका घर से बाहर जाना दिव्या के लिए एक बहुत बड़ा सवाल था। चंद मीठी बातों के अलावा उसके साथ वक्त ना गुजारना दिव्या के लिए एक सवाल था। अपने पति धर्म को ना निभाना दिव्या के लिए एक सवाल था, लेकिन अफसोस दिव्या ने ये सवाल नहीं उठाए। इसलिए मन में उठ रहे सवालों को वक्त रहते ज़बान पर लाना बहुत जरूरी है। सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे जुर्म से जंग की ऐसी ही बेमिसाल कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है। तो सावधान इंडिया।